कोपेन के अनुसार जलवायु के प्रकारों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस इधर से फ्रेम होते हैं जहाँ पे हमें सबका ये पता होना चाहिए कि कहाँ ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और क्या उसकी विशेषता है। मतलब टेम्परेचर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है, रेनफॉल कितनी होती है, कैसे डेली होती है, या मतलब कि क्या क्या अंतर है, कैसे वन पाए जाते हैं, जैव विविधता क्या हाल चाल है। तो इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं मेनली, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम, बट उससे पहले आपको बेसिक्स अपने कवर करने पड़ेंगे। बेसिक्स का मतलब क्या होता है, आप यही पूछेंगे। तो बेसिक्स मतलब ये ABCD ये है क्या। तो आपको बस थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। चलिए एक सेकेंड। तो देखिए, ये जो भाग होता है जहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है, इधर कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, इधर मकर रेखा, इधर के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी को डिनोट करने के लिए कोपेन ने जो यूज किया वो वर्ड ए किया। इसके ऊपर वाले क्षेत्रों के लिए यूज किया गया सी वर्ड, उसके ऊपर के लिए डी वर्ड, और उसके और ऊपर के लिए ई वर्ड, ठीक है। और अगर इधर की हाइट है, मतलब यहाँ पे एक पहाड़ पाया जाता है, यहाँ एटलस पर्वत पाया जाता है, यहाँ रॉकीज पाया जाता है, यहाँ महाद्वीप वो मतलब कि हिमालय पाया जाता है। तो ये उच्च भूमियों के आधार पर जो बांटा गया, इसको एच हाईलैंड से दर्शाया गया, कैपिटल एच से दर्शाया गया। तो मैंने आपको ए बता दिया, सी बता दिया, डी और ई बता दिया, और एच बता दिया। अभी कौन सा बचा, बी बचा। तो निम्न अक्षांशों यानी कि ए और सी में जितने भी जो मतलब कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, उनको डिनोट करने के लिए बी वर्ड यूज किया गया। और बी में एस और एच, एस और डब्ल्यू। एस मतलब जो अर्ध शुष्क क्षेत्र था, और डब्ल्यू मतलब जो पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र था। एस मतलब सवाना से याद रखो, डब्ल्यू मतलब वेटलैंड, मतलब वेट से याद रखो, ऐसे कि गर्म क्षेत्र। तो मतलब इसको भी हम बताएंगे। आई होप कि आपको अक्षांश के आधार पे ABCDE और एच का थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा लेटर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, हाँ बिल्कुल ए। और फिर इसके बाद में ऊपर और नीचे सी दोनों तरफ, फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ डी, फिर उसके और ऊपर ई, और फिर ध्रुवों पे जो हो जाएगा वो ई। अब हम समझ लेते हैं इस टेबल को, लेकिन इससे पहले एक और बेसिक्स आपका काम रह गया है कि अगर और अभी आपने जो मैप देखा उसको थोड़ा सा भी अच्छे से समझा होगा, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इन समूहों के लक्षण क्या हैं, मतलब इनकी विशेषता क्या होती है। तो ए मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच की बात चल रही है, जहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है। तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा। तो क्या बोलते हैं कोपेनहेगन सर कि सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होना चाहिए, ठीक है, मान लिया भाई। बी हमने देखा कि मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल की बात चल रही है, शुष्क अर्ध शुष्क की बात चल रही है, या घास भूमियों की बात चल रही है, वैसे उसमें समझ लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है, ये यहाँ का लक्षण है। फिर जो तीसरा सी जो लेटर है, वो उसकी लक्षणता क्या है, वो क्या है, कोष्ण शीतोष्ण। इसको हम मध्य अक्षांशीय जलवायु भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसकी लक्षणता यानी कि इसकी फीचर क्या है, इसका विशेषता क्या है कि सर्वाधिक जो ठंडा महीना है ना, उसका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 से लेकर 18 के बीच में होना चाहिए, ए बोल रहे हैं वो। और जो डी लेटर है, वो डिनोट करता है शीतल हिम वन जलवायु को। और इसमें कहा जाता है कि जो सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान है, वो शून्य तापमान से लेके 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, तो 3 से नीचे ही रहेगा, ठीक है। शीत जो ई है, वो शीत जलवायु को डिनोट करता है, और वो है सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जैसे ये 18 से कम था, वैसे ये 10 से कम होना चाहिए। और उच्च भूमियाँ, तो ऊंचाई के कारण देखिए ऊपर जो है ध्रुवीय या टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, शीतोष्ण, उपोष्ण, और मतलब कि ऐसे नीचे से ऊपर तक जाओगे तो कहाँ पे मतलब कि है, उसके अकॉर्डिंग ये बदलता जाता है ऊंचाई के अनुसार। तो आई होप कि आपको ये बेसिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। मतलब इनके जो
अभी हमने क्या देखा, ए बी सी डी और उनके फीचर्स को हमने मतलब उनके लक्षणों को देख लिया, ठीक है। ए को, बी को, सी डी ई एफ है नहीं, और एच एच हाईलैंड्स को। तो अब इनको जो उप वर्गीकरण किया गया है ना, तो वहाँ पे यूज हुआ है एस, डब्ल्यू और एफ और एम। ये क्या है, तो एस मतलब समर, समर यानी कि गर्मी होगी उल्टे महीने में, यानी एस है तो कब होगी, विंटर में गर्मी होगी, यानी सर्दियों में गर्मी होगी, ठीक है। सर्दियों में गर्मी नहीं होगी, सॉरी, सर्दियों में वर्षा होगी, गलती से गलत वर्ड बोल दिया। और कभी कभी मतलब अपन सोच कुछ और रहे हैं, मुंह से कुछ और वर्ड निकल जाते हैं। शायद आपके साथ नहीं होता होगा, बट ऐसा मेरे साथ कभी कभी हो जाता है। अब इधर डब्लू है यानी कि विंटर, तो यहाँ पे वर्षा कब होगी, समर में होगी, यानी कि गर्मियों में होगी वर्षा। इधर एफ है यानी यहाँ पे कोई भी शुष्क ऋतु नहीं पाई जाएगी। एम मतलब मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। अब इनमें से जिधर की है उसके साथ में जहाँ पे लगा होगा उसके अनुसार इनको मान लेंगे। फिर और स्मॉल लेटर कुछ यूज होंगे, ए बी सी डी। अब ये होंगे तापमान के अनुसार, उग्रता कितनी है मतलब तापमान की ए। तो आई होप कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि जैसे ए है, तो अब ए में, ए को हम कैसे बांट सकते हैं कि ए एफ, ए एम, ए एस और ए डब्ल्यू, राइट। फिर इनको मैं कैसे बांट सकती हूँ, ए एफ, अब ए या बी, लेकिन हमें पता है कि उष्णकटिबंधीय पे सबका ही तापमान उच्च ही रहना है 18 डिग्री सेल्सियस से, तो ए बी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बांटा जा सकता था, लेकिन इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इनको हम देखेंगे और इनकी विशेषताओं को देखेंगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर मैं कर पाई हूँ। अब जैसे अगर हम सी तक जाएंगे, तो सी, अब सी को हम क्या बांटेंगे, सी स्मॉल एफ, सी स्मॉल डब्ल्यू, सी स्मॉल एस, सी स्मॉल एम, राइट। अब इनको तापमान भी, क्योंकि इधर से फिर ऊपर की तरफ तो तापमान नहीं जाता, तो इधर का तापमान ज़्यादा होगा, ऊपर तक का कम होता जाएगा। तो सी एफ ए, सी एफ बी, ऐसे बांट सकते हैं ना। तो ऐसा बांटने को बताया गया है। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत तो आपको आपके मतलब कि आपके जो डाउट हैं, जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा कम कर पाई होंगी। फिर थोड़ा धीरे धीरे से सब समझ में आ जाएगा आपको। तो अरे, तो देखिए यहाँ पे वही बताया है जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ 23.5 से लेके साढ़े इधर तक की बात है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। अब इनको 3 भागों में बांटा जाएगा, मतलब ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू। और फिर वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं उनको हम देखेंगे वर्षा के अनुसार, तापमान के अनुसार। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। तो यहाँ पे है ए मतलब उष्णकटिबंधीय, आर्द्र जलवायु इसको हम बोल देंगे। अब देखिए, इस पूरे को आर्द्र जलवायु वैसे उनको इधर नहीं लिखना चाहिए, राइट, अगर हम टेक्निकली कहें, क्योंकि सब टॉपिक में हम बांटेंगे ना कि आर्द्र है कि मानसूनी है कि आर्द्र एवं शुष्क दोनों ही हैं, तो इस वजह से उन्हें आर्द्र इधर नहीं लिखना चाहिए था टेक्निकली, ठीक है। अब तो ये उप प्रकार हमने देखे हैं। तो एफ मतलब क्या होता है, शुष्क नहीं है, शुष्क मतलब नहीं है एफ, यानी कि आर्द्र है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, तो यहाँ पे कोई भी शुष्क ऋतु नहीं पाई जाएगी। ये उसका लक्षण है, उसकी विशेषता है, और ये विशेषता मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। फिर उष्णकटिबंधीय यानी कि ए लग जाएगा, मानसून मतलब एम लग जाएगा। तो ये आपको रटने की ज़रूरत है क्या, नहीं, बस आपको एक बार डीप कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बेसिक्स है बहुत ज़्यादा। बस इतना, इसको इतना हवा क्लाइमेट मतलब कोपेनहेगन के इसको बनाए कि कितनी ही पढ़ने के बाद भी लोगों से क्वेश्चन ही नहीं होता है। जो मैंने नोट बनाया ना, उसके बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस। तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाएगी, और यहाँ पे लघु शुष्क ऋतु पाई जाएगी। यहाँ पे कोई शुष्क ऋतु नहीं है, यहाँ पे शुष्क ऋतु है लेकिन कम समय के लिए है। और डब्ल्यू मतलब विंटर, तो जाड़े की जो ऋतु होगी वो शुष्क होगी। तो इनके लक्षण, अब इधर ये लक्षण आपको रटने की ज़रूरत है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको सबसे बाद में इसको देखिएगा, जो मेरा नोट है उसको बिल्कुल 10 बार रटने के बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। और दूसरी बात, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एफ मतलब कोई शुष्क ऋतु क्यों ही होगी, क्योंकि एफ का मतलब ही होता है आर्द्र। एम मतलब कि
लघु जो शुष्क ऋतु होगी, और डब्ल्यू मतलब जाड़े की ऋतु जो है शुष्क होगी। ये आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसी को मेरे नोट से कवर कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो अब आ जाते हैं हम फाइनल उस जगह पे जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके बनने वाले हैं। तो वो पूछेंगे, वो ऐसे पूछेंगे, कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाने वाली ऋतु, एक स्टेटमेंट दे देंगे। फिर दूसरा दे देंगे कि यहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर डिफरेंस, वो बहुत ही कम है। फिर वो तीसरा दे देंगे कि यहाँ की जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर वो दे देंगे ए विशेषता कहाँ की है। फिर वो ऑप्शन देंगे आपको, क्या क्या ऑप्शन देंगे आपको, ऑप्शन ए देंगे कि ए आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। फिर दे देंगे कि ए मतलब कि समुद्रीय जलवायु है। फिर एक में दे देंगे वो कि वन जलवायु है, शीत जलवायु है। तो आप इनको अगर ढंग से समझ लोगे तो बन जाएगा आपसे। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा स्मार्टनेस एंड लॉट ऑफ रिवीजन, यू विल क्लियर दिस टॉपिक। तो आइए अब इसको और इजी बताती हूँ। मैंने आपसे पूछा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र, अब आपको पता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मतलब एएफ बोलते हैं इसको। ये कहाँ पाया जाएगा, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाएगा। ये पूरे के पूरे जो हैं, ये उष्णकटिबंधीय वाले जो पूरे हैं, एक कर्क और मकर रेखा के बीच ही पाया जाएगा। स्पेशली अगर इसकी बात कर रहे हैं हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र की, तो ये विषुवत के निकट ही पाया जाएगा। अब वो सीधा क्षेत्र पूछेगा, तो दक्षिण अमेरिका का जो अमेज़न बेसिन है उसमें, और पश्चिम विषुवतीय अफ्रीका में, और दक्षिण पूर्व एशिया में। यहाँ पे जैसे मैंने अभी जो 3 कथन लिखे थे उसमें से एक कथन मैं ये लिख सकती थी कि पश्चिम विषुवतीय अफ्रीका में कौन सी जलवायु पाई जा सकती है। तो आपको प्रदेश रटे हुए होने चाहिए। अब ऐसे तो ये वर्ड से आपको याद नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ, मैं आपको इसको एक सेकेंड इसको इससे बता देती हूँ। तो ए है विषुवतीय, ए कौन सा इलाका है, विषुवतीय, विषुवतीय नहीं, अमेज़न बेसिन, दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन। और ए जो है, ए वाला जो सबसे बीच में, ए है पश्चिम विषुवतीय वन, और ये है दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये इक्वेटर पे ही है, देख रहे हो आप। तो अब आपको नहीं भूलेगा, बस आप मतलब, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर तुम 2-4 बार, एक दिन में ही तुम्हें 4 रिवीजन लगाने हैं, दूसरे दिन में 2 रिवीजन, तीसरे दिन में 1 रिवीजन, और 1 हफ्ते बाद फिर 1-2 रिवीजन, तभी ये बनेगा। आप ये सोचो कि आज पढ़ लूँ, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख लूँ, तो ये टॉपिक वैसा नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं एक बार पढ़ो और हमेशा याद रह जाते हैं, बट कुछ टॉपिक्स में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं। हर साल अगर इधर से एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपका मेहनत वर्थ इट है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि बिल्कुल इक्वेटर पे ही है ये। और कहाँ कहाँ पे है, अमेज़न के बेसिन में, पश्चिम विषुवतीय अफ्रीका में, और दक्षिण पूर्व एशिया में। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ तो आपने क्लियर कर लिया। अब हमें पता है इस क्षेत्र का टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, क्योंकि इक्वेटर की बात चल रही है, तो इससे कम कहाँ पे ही होगा टेम्परेचर। तो 20 से 30 यानी टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो दैनिक टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब दैनिक टेम्परेचर मतलब तापमान, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी में ही पूरा बोलूँगी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और तापांतर जो है वो काफ़ी कम रहता है, चाहे दैनिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो। और रेनफॉल यानी कि 200 से लेके 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जब इतनी वर्षा होगी हर दिन, तो सोचो इधर इतनी वर्षा होगी तो पेड़ पौधे खूब होंगे, और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जैव विविधता बहुत है। तो इस वजह से ये सारी विशेषताएं आपको एएफ में मिलेंगी। आई होप कि आपने क्लियर किया होगा, और बट मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप रिवाइज कर लें। तो अब हम ए एफ, ए से आपको तुरंत बोल देना है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय कटिबंध, ठीक है। एफ से आर्द्र, और अपन जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु। अब मैं आपसे पूछूँ ये कहाँ पाई जाती है, तो एक तो आप मोटा मोटा बोल दोगे कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। फिर मैं आपसे एग्जैक्ट प्रदेश पूछूँ कि किस क्षेत्र या प्रदेश में, तो आप 3 प्रदेशों के नाम लोगे। आप जाओगे इधर सबसे पहले अमेरिका वाले क्षेत्र में, तो दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन। फिर आप जाओगे अफ्रीका वाले इलाके में और बोलोगे पश्चिम विषुवतीय अफ्रीका। और फिर आओगे आप एशिया में, तो दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये प्रदेश हो गए। अब फिर मैं आपसे पूछूंगी इनकी
जलवायवीय विशेषताएं क्या हैं, मतलब क्लाइमेटोलॉजिक जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो मैं पूछूंगी तापमान यहाँ का कितना रहता है, तो आप बोलोगे 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर इतना ही होता रहता है बीच में। तापमान जो डिफरेंस है, तापांतर जो है वो कितना होता है, तो काफ़ी कम होता है दूसरी जगह की अपेक्षा। और फिर मैं पूछूं कि यहाँ वर्षा तो डेली होती है, और डेली होती है 200 से लेके 250 सेंटीमीटर, या कम भी हो सकती है थोड़ी, लेकिन इतने के आसपास होती है। अब जब इतनी वर्षा होगी तो खूब वन होंगे, तो जैव विविधता भी होगी। रिवाइज भी कर लिया अपन ने। तो ऐसे आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए भी ये चलना है, और थोड़ा समझते हुए भी चलना है। अब उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की हम बात कर रहे हैं। अगेन वही कि कहाँ पाई जाती है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में, ओके, वहाँ पे पाई जाती है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब इसको हम जाके और मैप में देख रहे हैं, तो आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। अब ठीक है, ए अपन को कहाँ कहाँ मिलेगा, भारत में। ए अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, ए मानसूनी पढ़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा अपन को भारत में देखने को मिल रहा है। इधर थोड़ा थोड़ा हरा हरा भाग है, तो वहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में भी, और इधर पे भी, ठीक है। तो ऐसे आप मानसूनी को समझ लेंगे कि मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पे पाई जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देशों के नाम नहीं लिखे हैं। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व, तो ये दक्षिण अमेरिका का आपने मैप ड्रॉ किया। उत्तर पूर्व मतलब ये वाला इलाका होता है, तो इस वाले इलाके में। ऑस्ट्रेलिया का आप ऐसे मैप बना ही लेते हैं, तो ये नॉर्थ वाला। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप में, अरे यार गलत बन गया मैप, ठीक है। तो ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, ये पूरा उपमहाद्वीप जो है वहाँ पे पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता चल गया। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इधर जो भारी वर्षा होती है वो अधिकांशतः गर्मियों में होती है, और अपन को अपने ही देश की जो जलवायु है उसको थोड़ा ध्यान में रखे हुए बोल देना। और जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है, मतलब उसमें वर्षा अधिकांशतः, मतलब ऐसी छुटपुट वर्षा होती है, वैसे जो जोरदार वर्षा होती है वो नहीं होती। अब नेक्स्ट है ए डब्ल्यू मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र एंड शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ए एफ, जो ऊपर ए एफ अपन ने देखी थे ना, उसी की नॉर्थ और उसी के साउथ में लगी हुई ये जलवायु पाई जाती है, उसी के अगल बगल में। तो अगर आप एग्जैक्टली प्लेस की बात करें तो कौन कौन से प्लेस या प्रदेश, तो दक्षिण अमेरिका में बोलिविया, ब्राज़ील के वनों के नॉर्थ में और साउथ में, जो जो अमेजन बेसन है ना उसके नॉर्थ और साउथ की बात चल रही है। पराग्वे के पास, वही देश बोल रहे हैं। सूडान एंड मध्य अमेरिका, अफ्रीका के जंगलों के पास में। तो ये वही इलाका है जो अपन ने अभी देखा था, उसी के आसपास की चीज़ें चल रही हैं। तो एक बार इधर मैप में जाके आप इसको देख लें। मैप में जाके ये जो है ना अमेजोन के जंगल, इसी के अगल बगल में जो कम हरा क्षेत्र है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, अपन कह देते हैं ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अपन अब आगे चलते हैं। और अब हम अभी तक हम कहाँ की पढ़ रहे थे, जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पढ़ रहे थे, इधर से इधर तक की पढ़ रहे थे। और AW के जो अभी फीचर्स हैं वो देखना बाकी है, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो AF और AW में जो अंतर है टेम्परेचर डिफरेंस का है। और यहाँ पे जो आर्द्र ऋतु है वो छोटी होती है, और शुष्क ऋतु बड़ी होती है और भीषण होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी होती है। तापमान यहाँ का हाई ही रहता है। वन यहाँ पे वहाँ पे सदाबहार वन पाए जा रहे थे AF प्रकार की जलवायु में, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में। लेकिन क्योंकि आर्द्र और शुष्क है, तो यहाँ पे कौन सी पर्णपाती जलवायु पाई जाएगी, और पेड़ों से ढकी हुई घास भूमियाँ पाई जाएंगी। आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत क्लियर किया है ये टॉपिक आपके लिए। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक के साथ में मैंने बहुत लापरवाही टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही करते हुए देखा है। अब आगे चलते हैं। अब सी यानी कि बात चल रही है कर्क मकर रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र पर हम आ गए हैं, ठीक है। और इसमें भी हम कौन सा भी डब्ल्यू यानी कि आर्द्र वाला पढ़ रहे हैं। तो इसको सी आ जाए मतलब उपोष्ण तो वैसे ही बोल देना है, और डब्ल्यू है तो आर्द्र, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है।
इनके नाम को लेके थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी आर्द्र उपोष्ण लिखा है और इधर पे भी आर्द्र उपोष्ण लिखा है। बट ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पे पाई जाती है, और AW टाइप CW टाइप की है, जो कि भारत और चीन के मैदानों में पाई जाती है, आंतरिक मैदानों में। तो बस यही अंतर है, और ये दोनों ही ऑप्शंस में वो शायद ही देंगे, क्योंकि वो लिखने में तो एक जैसे ही आते हैं ना, इस वजह से। तो आप इसका जो कोड वर्ड है उसको ज़्यादा फोकस कर ले, और मतलब दो में से एक ही ऑप्शन में लिखा होगा आर्द्र उपोष्ण, बाकी में भूमध्य सागरीय या पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु या विषुवतीय जलवायु ऐसा कुछ लिखेंगे, वो चीन प्रकार की जलवायु ऐसा कुछ लिखेंगे, राइट। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो एक कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की तरफ पाई जाती है, तो हमें पता ही है। अभी एग्जैक्टली पॉइंट प्रदेशों की बात पूछे, क्षेत्रों की बात पूछे, तो ये भारत का जो उत्तरी मैदान है, तो भारत का मैप आप बना लेंगे, और भारत का मैप बनाने के बाद में यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, इस वाले इलाके में जो जलवायु पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इधर पे ही दक्षिण चीन है, तो दक्षिण चीन की जो जलवायु है आंतरिक मैदानों की, उधर पे पाई जाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, तो सर्दियों का तापमान कोष्ण रहता है, ये अपवाद है, बाकी AW ही तरह की जलवायु है। ऊपर अपन ने AW पढ़ी ना अभी, AW में क्या पढ़ा था कि दैनिक टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे अपने यहाँ है कि दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात को अभी गर्मियाँ भी लग रही हैं, बट कुछ ओढ़ने के लिए रात में चाहिए होता है, क्योंकि सर्दी टेम्परेचर सडनली गिर भी जाता है रात को, तो टेम्परेचर पाया जाता है। तो AW ही जैसी है, बस एक ही अंतर है कि सर्दियों का तापमान थोड़ा सा गर्म रहता है। अब हम आ जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये अलग नाम है एक तो इसका, और फिर इसकी अलग कुछ खास विशेषताएं भी हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, 30 से 40 अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिम तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो सब लोगों को लगता है भूमध्य सागरीय है तो बस केवल भूमध्य सागर पे के अगल बगल देशों में पाई जाएगी, नहीं, वहाँ पे तो पाई ही जाएगी, लेकिन मध्य कैलिफोर्निया, मध्य ऑस्ट्रेलिया और चिली वाले क्षेत्र में भी पाई जाएगी। तो ये जो साउथ अमेरिका गए अपन, इधर ये नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का ये जो कैलिफोर्निया राज्य है वहाँ के मध्य में, और इधर चिली के मध्य में, इधर ही ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ेगा तो उसके मध्य में, इधर ही क्या है, विषुवतीय पूरा क्षेत्र है, तो मतलब विषुवतीय नहीं, सॉरी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जितने भी देश पाए जाएंगे वहाँ पे ये जलवायु पाई जाती है। तो आई होप कि मैं आपको बता पाई हूँ कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से सुनिए, अपना पूरा फोकस इधर रखिए। पहले तो टेम्परेचर देख लीजिए। तो सर्दियों का टेम्परेचर, जो समर का टेम्परेचर यानी गर्मियों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और जो विंटर का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। रेनफॉल अगर वर्षा की बात करें तो 35 से लेकर 90 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होती है। अब गर्मियों की जो ऋतु है वो उष्ण और शुष्क होती है, मतलब गर्म भी होती है और शुष्क भी होती है। कारण क्या है, उच्च वायुदाब, क्योंकि अब वो अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से बता दिया कि भूमध्य सागरीय आय के भूमध्य सागरीय जलवायु की गर्मियाँ उष्ण एवं शुष्क होती हैं, और रीजनिंग में दे दे कि उच्च वायुदाब के कारण। तो सही है, ये जो आजर्सन और रीजनिंग है। वैसे ही सर्दियों में जो सर्दियाँ हैं वो मृदु, और यहाँ पे वर्षा जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कब होती है, विंटर में होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, CS, और S में हमने देखा था समर लिखा है, यानी उल्टा विंटर में होगी वर्षा। तो यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो मृदु होती हैं और वर्षा होती है, क्यों, पछुआ पवनों के कारण। तो ये आजर्सन रीजनिंग वाला भी हमने एक क्वेश्चन देख लिया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए है, देखो समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु, ए वाली, और ए है पूर्वी, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ऐसा लिखते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CFA भी पढ़ रहे हैं अपन, और ऊपर CW भी अपन ने ऐसे ही पढ़ा, तो इस वजह से थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, तो W लिख दिया बस मैंने, वेयर। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है,
उपोष्ण कटिबंधीय। ये मध्य अक्षांश से, ये जो सी है ना, ये अपन ऊपर अभी जब जब से सी पढ़ रहे हैं, ये मध्य अक्षांशों की बात चल रही है, क्योंकि अपन निम्न अक्षांश तो पढ़ चुके हैं ए में, तो ये मध्य अक्षांश पूरे चल रहे हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के पूर्वी भाग में यहाँ पे वायु राशियाँ अस्थिर रहती हैं। अगर क्षेत्र की बात करें एग्जैक्टली, तो ये नॉर्थ अमेरिका का जो हम मैप ड्रॉ करेंगे, तो इसका ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी घाट, दक्षिण पूर्व चीन में और दक्षिणी चाइना में, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना में और तटीय साउथ अफ्रीका में ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर चलिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप भूलें ना, इस वजह से अपन मैप पे आ जाते हैं और हम बात कर रहे हैं सी, एफ स्मॉल है, एफ और ए जो सी है वो कैपिटल है। तो कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के इधर पूर्वी तट पे, इधर अगर पश्चिम में जाएंगे अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे, अफ्रीका में जाएंगे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे, और इधर जाएंगे तो इधर भी पूर्वी तट पे, और इधर चाइना के और दक्षिण चीन वो जापान के और दक्षिण चाइना के, तो इधर ही हमने देख लिया मोटा मोटा। तो इस क्षेत्रों को 1-2 बार 5 बार आप देखेंगे तो आप पे बन जाएंगे। अब फीचर्स मतलब कहाँ पे मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और विंटर का टेम्परेचर 5 से 12 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम है। और यहाँ पे रेनफॉल जो है, वर्षा जो है वो साल भर होती है। कितनी होती है, 75 से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सभी लोगों को लगता है पश्चिम विषुवतीय तटीय जलवायु पे ही वर्ष भर होती है वर्षा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी होती है और विषुवत पे भी होती है। तो 3 क्षेत्र ऐसे हैं, 3 जलवायु प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हर वर्ष भर वर्षा होती है लगभग, ठीक है। और यहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु है वो तड़ित झंझा युक्त होती है, और शीत ऋतु है जो वो वाताग्रीय वर्षा यहाँ पे होती है। अब आ जाते हैं हम पश्चिम तटीय जलवायु। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भूमध्य से आगे से लेके ध्रुवों की ओर पश्चिम तट पे पाई जाती है। ऊपर वाली अभी जो हमने CF8 देखा था वो पूर्वी तट पे पाई जा रही थी, या पश्चिमी तट पे पाई जा रही है। अब ये कहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, यानी कि उत्तर पश्चिमी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे यानी कि पश्चिमी तट पे, और उत्तर कैलिफोर्निया पे, मध्य कैलिफोर्निया अपन ने कहाँ पढ़ा था, भूमध्य सागरीय जलवायु में पढ़ा था। साउथ चिली में और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो पाई जाती है समुद्र तटीय जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषताएं भी वही हैं, साल भर वर्षा होगी, टेम्परेचर समर में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और विंटर में 4 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे भी कम था, मतलब CFA में, और CFB में भी कम है, यानी कि समुद्रीय पूर्वी तटीय जलवायु में भी कम था और पश्चिमी तटीय, वैसे बोलते नहीं है उसको पूर्व तटीय, लेकिन मैं याद करने की वजह से आपको बोल रही हूँ। तापमान जो है वो मध्यम रहता है, क्योंकि समुद्री प्रभाव रहता है, और समुद्री प्रभाव की वजह से ज़्यादा तापमान में टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता है। अब हमने A देख लिया, B देख लिया, अब हमें C देख लिया, अभी B रह गया है, सॉरी, A और C देख लिया, अभी D, E, F और B बाकी है। और उसके बाद हम इंडिया के भी कोपेनहेगन का जलवायु का वितरण किया गया है, उसको भी देख लेंगे। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए, अगर प्यास व्यास लगी है तो पानी पी लीजिए, बाकी एक ही वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, राइट। फिर हम भारत का जलवायु अलग से देखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण, ये देख लेंगे। तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। तो शीत हिम वन जलवायु को हम D लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। और ये कहाँ पाई जाती है, तो 40 से लेके 70 उत्तरी अक्षांशों पर ये पाई जाती है। कहाँ, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में।
अब इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि ए जो है वो पाई जाती थी 30 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, फिर जो सी है वो पाई जाती थी 30 से लेके 50 अक्षांश, और ए जो है वो पाई जाती है 40 से लेके और 70 उत्तरी अक्षांशों पर। और हमने महाद्वीप देख लिए कहाँ पे, यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में नहीं पाई जाती है और अन्य महाद्वीपों पे भी नहीं पाई जाती है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, डी एफ और डी डब्ल्यू। पाई जा सकती है लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग पाई जा सकती है, ठीक है, अन्य महाद्वीपों में, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग स्तरीय रूप से स्तर में बढ़ती जाती है। तो प्रकार हैं कौन से, डी एफ और डी डब्ल्यू। डी एफ यानी आर्द्र जाड़ों वाली ठंडी जलवायु। ये जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ी ना, समुद्रीय पश्चिम तटीय जलवायु और स्टेपी से ध्रुवों की ओर पाई जाती है, डीएफ टाइप की जलवायु। वार्षिक तापांतर अधिक होता है और मौसमी परिवर्तन भी यहाँ होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएफ यानी आर्द्र जाड़ों वाली ठंडी जलवायु, और दूसरी है शुष्क जाड़ों वाली जलवायु, इसको डीडब्ल्यू बोलते हैं। ये उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। सर्दियों में प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ध्रुवीय जलवायु पर, जिसे हम ई से दिखाते हैं, और ये 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर पाई जाती है। तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु और एक हिमटोपी टाइप की जलवायु। तो टुंड्रा टाइप की जलवायु को टी को डिनोट करने के लिए ई टी से दिखाते हैं। यहाँ पे स्थायित्व सार रहता है, मतलब ओसांक से नीचे रहता है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा प्रकाश आता है जिससे वनस्पतियाँ उगती हैं, और कौन सी वनस्पतियाँ उगती हैं, काई, लाइकेन और पुष्पी पादप। अगर हिमटोपी की बात करें तो हिमटोपी ई एफ से दिखाते हैं, एफ मतलब ऊंचाई को दिखा रहा है, ये एफ, जैसे यहाँ पे एक एफ था ना डी में, वैसे ही। तो ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक के आंतरिक भागों की जलवायु है। तो ध्रुवीय ही पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय में भी कौन से टाइप की, हिमटोपी टाइप की। और यहाँ पे एक 79 यानी 79 दक्षिणी अक्षांश पे प्लेट्यू स्टेशन पाया जाता है। तो ये आए कि कहाँ पे पाया जाता है, तो दक्षिणी अक्षांश यानी अंटार्कटिक में। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे बनते भी नहीं हैं। अब उच्च भूमि, तो उच्च भूमि निर्भर करती है भूमि की आकृति कैसे है। स्थानिक अंतर पाया जाता है यहाँ पे पास पास में, लेकिन अंतर पाया जाएगा। ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेश बदलते जाते हैं कि यहाँ टुंड्रा पाया जाएगा, यहाँ पे हिम वन जलवायु पाई जाएगी, फिर यहाँ पे कोष्ण शीतोष्ण, फिर यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, ऐसे टाइप में बदल सकती है नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने अभी तक जो देखा वो है कि देखिए यहाँ से चले थे हम, ए इधर और इधर सी, इधर डी और इधर ई देख लिए थे, और एफ ऊंचाई के अकॉर्डिंग देख लिया है, और अब बी हमें देखना बाकी है। तो चलिए बी की तरफ चलते हैं। तो शुष्क जलवायु इसको बोलते हैं हम बी को, और ए जो है ए, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं बी को। एक तो बी एस मतलब अर्ध शुष्क की बात चल रही है, और डब्ल्यू मतलब शुष्क क्षेत्र की बात चल रही है, और एच दिखाए तो एच मतलब निम्न अक्षांश और के मतलब उच्च अक्षांश। यहाँ पे भी मरुस्थल में निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांशों पर। इनकी विशेषता क्या है, एक कौन से अक्षांशों पे 15 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। कारण क्या है इनका, तो एक तो कारण होता है कि 15 से 30 डिग्री, यहाँ पे आपको जो वो पढ़ाई थी ना जलवायु वाला चैप्टर, तो यहाँ से इधर गिरती है, तो यहाँ पे गिरती है तो नीचे गिर रही है, तो उच्च वायु दाब हो रहा है, तो इधर लो टेम्परेचर था, इधर पे हाई टेम्परेचर था। तो यहाँ पे जब उच्च वायु दाब गिरता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मरुस्थल बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वर्षा कम होती है और वायु दाब का अवतलन होता है। महाद्वीप के जो पश्चिमी सीमांत है, यहाँ पे ठंडी धाराएं पाई जाती हैं, और इस वजह से भी ऐसा होता है, और मध्य अक्षांशों पर आर्द्र हवाओं की वजह से। तो ये कारण है कि इन्हीं अक्षांशों या इधर पे क्यों पाए जाते हैं ये। और यहाँ की एक, ये तो देख लिया हमने, निम्न अक्षांशों की 15 से 30 टोटल पाए, 15 से 60 टोटल अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है ज़्यादा रहता है, स्टेपी घास भूमियाँ हैं
शुष्क क्षेत्र होते हैं एक तरह से। तो मतलब इनमें केवल इतना ही आपको जान लेना कि कारण क्या है और कहाँ पे पाई जाती हैं शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो ये हो जाएगा। अभी हम एक कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा। तो अब जैसे कि ये क्षेत्र आए, तो ये मैंने क्षेत्रीय आधार पे इनको जमा के रखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इनको एक बार फास्ट रिवाइज खुद से कर सकते हो। इन नोट में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कि भारत में भी तो कोपेनहेगन की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो ये ओशनोग्राफी पे मैंने वीडियो बना दी थी, इंडियन ज्योग्राफी पे मैं बनाने वाली हूँ वीडियोस, और मतलब पूरा मैंने कवर किया है। ये विभाजन जो है भारत का, भौतिक विभाजन, वो अववाह तंत्र में मतलब नदियों के बारे में सब कुछ, पे जो एक्टिव रिकॉल के लिए मतलब ये सब कुछ वीडियो बनेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस। जलवायु निकल गया, हाँ ये है जलवायु प्रदेश कोपेनहेगन की योजना अनुसार भारतीय जलवायु प्रदेशों को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र हैं और यहाँ पे जलवायु के प्रकार हैं। तो पहले इसको मैं मैप से बता देती हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। यहाँ पे दुनिया का मैप है और ए इधर पे हमारा इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। तो वैसे कौन से क्षेत्र में आ रहा है, सी वाले क्षेत्र में आ रहा है। फिर इधर ए क्यों लिखा है, क्योंकि ए इसलिए लिखा है, ए एस लिखा है, वहाँ पे अपन ने ए डब्ल्यू तक का पढ़ा था, ए एस। तो ए वाला इलाका आना चाहिए अपन का, जो है ए आना चाहिए उष्ण कटिबंध में, और ए आना चाहिए सी यानी कि मध्य अक्षांशीय जलवायु में। ए निम्न अक्षांशीय जलवायु में, मध्य, तो दो तरह की जलवायु में बटा हुआ है ये पूरा भारत का कोपेनहेगन वाले वर्गीकरण में। तो इधर पे ए एस टाइप की जलवायु पाई जाती है। एस लिखा है मतलब कब होगी वर्षा, तो वर्षा होगी यहाँ पे सर्दियों में। तो हमें पता है कि तमिलनाडु और कोरोमंडल के जो तट पे वर्षा होती है, ये जो उत्तर पूर्वी जलवायु की लौटती हुई जलवायु जाती है, तब यहाँ से वर्षा मतलब कि आर्द्रता ग्रहण करती है, यहाँ पे बारिश करवाती है। तो ये हमें पता है। ए एम तो मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ए डब्ल्यू टाइप की जलवायु इस पूरे इलाके में पाई जाती है। यहाँ तक कि ए बी से कंफ्यूज मत होना, ये बी इतने क्षेत्र में बस पाया जाता है जो जहाँ पे मतलब कि वृष्टि छाया है, क्योंकि यहाँ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा आती है, तो यहाँ बारिश करा देती है, और ए वाला क्षेत्र वृष्टि छाया में आ जाता है। तो इसको बी एस एच से दर्शाया जाता है, यानी कि यहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र घास भूमि पाई जाती है, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ए एस, ए एम और ए डब्ल्यू इधर तक का भाग मैंने बता दिया है। अब इधर ए शुष्क भाग है, इधर पे अपन का बिल्कुल ए डब्ल्यू थार डेजर्ट, बिल्कुल ये राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है, और इसके दूर थोड़ा सा है बी एस एच, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे घास भूमि या अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। फिर जो सी डब्ल्यू जी की बात हुई, वो सी डब्ल्यू वही है कि यहाँ पे जो दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदान में और भारत के मैदान में पाया जाता है। और यहाँ पे ध्रुवीय टाइप की जलवायु पाई जाती है हिमालय की वजह से। और यहाँ पर शीतल हिम वन जलवायु पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इन्हीं को अब हम यहाँ पे देख लेते हैं और इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा मे बी, और आपको इसके लिए फिर बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोपेन की योजना के अनुसार भारतीय जलवायु के प्रदेश, तो प्रदेशों के जलवायु के प्रदेशों के प्रकार, तो ए बी ऐसे मैंने बांटा हुआ है। तो ए में ए एम डब्ल्यू, तो लघु शुष्क ऋतु हो वाला मानसून, ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट जो है वहाँ पे पाई जाती है। ए एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जो जलवायु है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे पाई जाती है। ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जो जलवायु है, और एक कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतम भाग इससे ही पाया जाता है। फिर जो आगे, एक सेकेंड, आगे जो बी है, तो बी यानी कि बी एस एच डब्ल्यू एस आ जाए, मतलब कि अर्ध शुष्क की बात चल रही। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान क्यों कह दिया, पश्चिमी राजस्थान नहीं, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में तो मरुस्थल पाया जाता है, पंजाब का कुछ भाग, ठीक है।
और ए डब्ल्यू टाइप की जो है BW यानी कि गर्म मरुस्थल राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। फिर CWG टाइप की जो जलवायु है, ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। और ये गंगा का मैदान जो है पूर्वी राजस्थान, उत्तरी MP, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग ये पाया जाता है। ठीक है। DFC तो ये अरुणाचल प्रदेश में बस पाया जाता है, लघु ग्रीष्म ऋतु तथा ठंडी शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। की बात करें तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। अब ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। बाकी के जो जलवायु है ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु की ऋतु और ये सब कुछ, तो ये सब कुछ हम जब भारत का जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे ना, तब उसमें कवर कर लेंगे। तो हमने कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु पढ़ा और हमने देखा कि कहाँ पे कौन सा पाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एंड मेरा एक छोटा सा सपना कहो या मतलब एक दिन की बात है, मैं सुबह 3 बजे उठी, 3-4 के बीच में, और मैंने देखा कि एक वीडियो को 500 से ज़्यादा लोगों ने देखा था। वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाली वीडियो, यानी मैं बहुत खुश हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना मैं सही करने की राह पे हूँ। और सपने देखने चाहिए चाहे वो पूरे हों या नहीं, क्योंकि लास्ट सपना या लास्ट सच्चाई है मौत, और उसको हंसते हुए गले लगाना या मरते हुए एक सुकून की मौत मरना बहुत अच्छी बात होती है। और वो तभी हो सकती है जब आपको काश ना रह जाए, क्योंकि मैं काश ऐसा कर सकती थी बट मैंने किया नहीं। तो मेरा वहाँ था कि मुझे ना अपनी लाइफ में एक हॉस्टल, एक स्कूल ओपन करना है, जहाँ पे मतलब 2 तरीके से स्कूल खोलना है मुझे, एक गरीब बच्चों के लिए, एक अमीर बच्चों के लिए। अमीर बच्चों को प्यार की कमी है और गरीब बच्चों को पैसों की कमी है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी पे मुझे अपना एक स्कूल ओपन करना है। मैंने फिर उस दिन बताया भी था कि मैं किस तरीके का स्कूल ओपन करना चाहती हूँ। मुझे 1 से लेके जो छोटी क्लास है वहाँ से लेके 10th तक के बच्चों, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत खुला हुआ होता है, वो हर चीज़ करना चाहते हैं और वो हर चीज़ ऐसा मानते हैं कि वो कर भी सकते हैं। एंड अगर तभी उन्हें वैसी परिस्थितियाँ, वैसे इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारी स्नेह ममता है और मैं वो उन बच्चों को देना चाहती हूँ। सो मैं 2 तरीके के स्कूल ओपन करना चाहती हूँ, एंड मुझे लगता है कि मैं उस ऑन द वे हूँ। और एक और चीज़ कि कहीं मैंने ये सुना था, अब याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, कि हम खिले हुए फूल को सुंदर मानते हैं, और खिला हुआ फूल मतलब आप रिजल्ट को देखते हो अपने, ठीक है ना। लेकिन हर एक चीज़ खूबसूरत है, अगर बीज ठीक से नहीं डालेंगे तो वो उगेगा कैसे, जब वो इधर संघर्ष कर रहा होगा ऊपर बढ़ने का, वो भी एक स्टेज है। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो भी वो मुरझा जाएगा। जब वो और ऊपर जा रहा है और उसमें फूल आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है, एक खिलने की प्रोसेस है। तो आप केवल फूल के खिलने पे फोकस मत कीजिए, मतलब रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको भी इंजॉय करें, उसको भी पढ़ाई करें। तो UPSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको पढ़ाई जैसा पढ़ना चाहिए एंड पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम निकालेंगे। लेकिन हमें उतना ही खुद को सोचना चाहिए कि हमें पर्सनली पसंद क्या है लाइफ में करना, जो हमें सब कुछ जिसके लिए पूरी मेहनत वर्थ इट लगे। तो जैसे मेरे लिए है, तो मैं एक उस स्कूल ओपन करना चाहती हूँ। वैसे सबका अलग अलग होगा। सो फाइंड योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, स्टडी विद मतलब हैप्पीनेस, खुशी के साथ पढ़ाई करेंगे तो हमें लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। केवल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है पर्सनली। कई लोग कहते हैं ये चीज़ एग्ज़ाम में आनी है तो इतना ही पढ़ लेना। उसके हाँ, मतलब हमारे पास जिस तरीके का टाइम है, बट हम अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर हमने बहुत अच्छे मन लगा के पढ़ाई की और केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं की, साथ में कुछ सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम कुछ और बिज़नेस करें या कुछ भी और अपना खुद का ट्राई करें या कोई और सर्विस करें, तो वहाँ पे भी आपका नॉलेज तो यूज़ होगा ही। सो फ़िक्र ना करें, अपने इमोशंस के साथ में अपने साथ में ऑनेस्ट रहें, आपको जो पसंद है वो करें। एक एग्ज़ाम आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और एग्ज़ाम आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट फाइंड योरसेल्फ, एक्सप्लोर योरसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपको लिखना पसंद हो सकता है, अपनी खुद की एक बायोग्राफी लिखिए एंड अपना कि आप कहाँ पे पहुँचने के बाद में सबसे ज़्यादा खुश होंगे। सो ये वैसे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट एंड द एंड में बोलना है पूरी वीडियो के, तो बकवास जो मैंने की है वो लास्ट में की है। तो जिन्होंने सुना उनको भी कुछ नहीं, जिन्होंने नहीं सुना तो उनका मैंने टाइम तो वेस्ट किया नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार ज़िंदगी मिलती है हर एक इंसान को, और उस ज़िंदगी में हमें हैप्पी होने के लिए एक एग्ज़ाम क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने साथ ऑनेस्ट रहें। और ट्रस्ट मी, इससे बहुत खुशी मिलती है। आप वही करेंगे आगे जो आप करना चाहते हैं, बट यूपीएससी को हल्के में ना लें। इसको पढ़ने से आपको इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप खुद को पाते हैं, खोते हैं, पहले दुनिया से कटते हैं, फिर खुद को पाते हैं। एंड दिस इज़ अमेजिंग जर्नी ही इतनी खूबसूरत है कि आप रिजल्ट के भरोसे ना रहें, इन्जॉय कीजिए और 2 3 4 अटैम्प्ट दे के, एंड हाँ, जो आपको पसंद है वो कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।